मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक नई एडवाइजरी को देखने वाले हैं। इस एडवाइजरी में एक नया डैशबोर्ड टैक्स पेयर के लिए लाया जा रहा है, एक फैसिलिटी लाई जा रही है जिसमें वो अपने इनवॉइस को मैच कर सकता है, जिसका नाम है IMS इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का डैशबोर्ड टैक्स पेयर के लिए लाया जा रहा है। फ्रेंड, जब हमारा जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था तो उसमें रिटर्न्स रखी गई थी। जीएसटी 1 लाया जाएगा, 2 लाया जाएगा, 3 लाया जाएगा। 2 की जगह 2A 2B आया, लेकिन 3 अभी तक हमारा आया नहीं था। उसको अब एक्ट में से भी हटा दिया गया था। अब हमारा मैचिंग के लिए ये एक नया डैशबोर्ड आया है IMS। तो बढ़ते हैं एडवाइजरी की तरफ। क्या कहा गया इस एडवाइजरी में? फ्रेंड्स, इसको जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, आप जीएसटी में अपडेट रह सके। फ्रेंड्स, अब हम आईटीसी किस तरीके से क्लेम करते हैं देखिए। सप्लायर जो है GSTR 1 डालता है। 1 डालने के बाद रेसिपिएंट के GSTR 2B में आता है। 2B में ITC रिफ्लेक्ट होता है और GSTR 3B में ITC को वो क्लेम कर लेता है। तो हमारी जो GSTR 2B आती है, 2B में जो ITC क्लेम कर रहा होता है वो क्लेम कर लेता है। जो उससे रिलेटेबल नहीं होता वो स्किप करके आगे उसको अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्लेम कर लेती है। अब जो IMS आ रहा है, IMS आने के बाद क्या होगा, आपकी जो भी आपने इनवॉइसेस सेव किए हैं GSTR 1 में, वो सारे आएंगे IMS के पोर्टल पर। IMS के पोर्टल पर जब आप कोई एक्शन लेंगे उसके बाद वो आपके 2B में आएंगे। 1 अक्टूबर के बाद, यानी देखिए 1 अक्टूबर से जो आपकी GSTR 2B आएगी वो ड्राफ्टेड आएगी, फाइनल GSTR 2B नहीं होगी। पहले आपको एक्शन लेना है IMS में। IMS में जब आपको एक्शन ले लेंगे उसके बाद वो आपके फाइनल जो है GSTR 2B में उठ के आएगी और उसके हिसाब से ही जो है आपको ITC क्लेम करना है। देखिए, ये जो फैसिलिटी लाई गई है, दिस इज द फैसिलिटी taxpayer matching of their records invoice vice versa issued by the supplier for availing correct input tax credit. A new functionality called invoice management system IMS which will be allow the recipient of the taxpayer to either accept or reject an invoice and keep it pending in the system which is availed later. अब जो IMS में है, आप IMS में हमें 3 तरह के एक्शन लेने होंगे वहां पर। या तो आप इनवॉइसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या कीप इट पेंडिंग में डाल सकते हैं। तो देखने वाले इसका क्या मीनिंग है इसमें देखिए। ये आपके पास मैंने यहाँ पे इस तरह का IMS का जो है इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर पेंडिंग छोड़ सकते हैं। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए, या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, या रिजेक्ट कर सकते हैं, या पेंडिंग कर सकते हैं। दैट इज जो भी आपके बुक से रिलेट करता है आप उसको कर सकते हैं। अगर आपके इनवॉइसेस बिल्कुल एक्यूरेट हैं जो आपके IMS में आ रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप मतलब आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि आप उसको देखें, अगर आपके हिसाब से जो IMS की डिटेल है बिल्कुल ओके है तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो मान लिया जाएगा कि आपके वो डीम्ड एक्सेप्टेड हैं। अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो वो आपके जो अगर आपने IMS से रिजेक्ट कर दिया तो 2B आएगा। वो रिजेक्टेड इनवॉइस को लेस करने के बाद एक्यूरेट इनवॉइसेस आएंगे आपके जो आपके बुक्स में हैं। अगर आप पेंडिंग छोड़ देते हैं तो वो आपके 2B में नहीं आएंगे, लेकिन आपके IMS के डैशबोर्ड पर वो रहने वाले हैं ताकि आप फ्यूचर में उसको ITC क्लेम कर सकें। अब देखते हैं डिटेल में क्या एडवाइजरी में क्या कहा गया है इसमें। देखिए, the SAT functionality would be a major enhancement in ITC ecosystem of GST.
Now only the accepted invoice will by the recipient would become a part of GSTR 2B सॉरी, जो भी आप इनवॉइस को एक्सेप्ट करेंगे वही आपका 2B का पार्ट बनेंगे. As they are eligible ITC, therefore IMS will provide the taxpayer an opportunity to review the genuineness and authenticity of the received invoice. Once the supplier save their invoice in GSTR 1, IFF or 1A, the same will invoices would be reflect in the IMS dashboard of the recipient. सैंपल मैंने आपको दिखा दिया. यहाँ पर इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखने वाला है IMS का. The invoice reflected in IMS dashboard is shown on the picture. If the recipient can accept, reject, or invoice and can simply keep it pending in the system, this action will be taken from the time of saving the record GSTR 1 IFF by the supplier till the recipient taxpayer files his GSTR 3B. If the recipient does not take any action in IMS, then it will be deemed accepted and moved to GSTR 2B as an accepted invoice. In case the supplier amend the GSTR 1 before filing GSTR 1, in such cases, the amended invoice will replace the original invoice in IMS irrespective of the action taken by the recipient on the original invoice. यानी कि आपने अगर GSTR 1 के डैश पोर्टल पर अपने को इनवॉइसेस जो है सेव कर दिया, लेकिन GSTR 1 को फाइल करने से पहले अगर आपने कुछ अमेंडमेंट कर दी है, तो आपके जो IMS में है अमेंडेड जो है इनवॉइस की वैल्यू ही आएगी, चाहे आपके जो है रेसिपिएंट ने उसको एक्सेप्ट ही क्यों ना कर लिया हो. एक नया फॉर्म लाया गया था हमारा, अगस्त ऑनवर्ड से एप्लीकेबल है, GSTR 1A. 1A क्या है? 1A हमें आपने जो भी इनवॉइसेस आपने GSTR 1 में डाले हैं और आपको उसमें रियलाइज होता है कि आपसे उसमें कुछ गलती हो गई है, तो बिफोर फाइलिंग ऑफ GSTR 3B आप GSTR 1A में अमेंडमेंट कर सकते हैं. जो आपने GSTR 1 में अमेंड किए इनवॉइसेस को, वो हमारे नेक्स्ट मंथ के GSTR 2B में आएंगे, या तो उसके हिसाब से ही जो है आपको ITC क्लेम करना है. GSTR 1A क्या है, इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, मैं इसके साथ आई बटन के साथ लिंक कर दूंगी, अब वहाँ पे भी उसको जाके देख सकते हैं. GSTR 1A को हम डिटेल में यहाँ नहीं देखने वाले हैं. In case the supplier has amend any invoice filed in GSTR 1 through GSTR 1A, then the same will also follow the IMS. However, the ITC corresponding of the same in GSTR 2B of the recipient generated in the subsequent month only. यानी कि अगर आपका अगस्त का रिटर्न थी और आपने जो अमेंडमेंट डाली है 1A में वो अगस्त में डाली है, तो वो आपके सितंबर मंथ की GSTR 2B में करेक्ट होकर डिटेल आएंगी. अब द इनवॉइसेस would be kept in pending can be saved by the taxpayer in future at any future point will not later than the limit prescribed as per section 16(4). सेक्शन 16(4) हमारे टाइम लिमिट के बारे में बात करता है. विद इन द टाइम लिमिट आपको जो है ITC क्लेम करना है जो आपने पेंडिंग छोड़ा है, ताकि आप एज पर लॉ उनका ITC क्लेम कर सकें. पॉइंट नंबर 5 में कहा है, एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ 2B ओनली द फाइल्ड इनवॉइस रिकॉर्ड बाय द सप्लायर विल बी कंसीडर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ ITC based on the cutoff date, and action taken by the recipient as draft 2B will be made available on the recipient on the 14th of the subsequent month as currently being generated. जैसे अभी हमारी जो है 2B जनरेट होती है वो आफ्टर 14th होती है, 14th वो सब्सिक्वेंट मंथ के अपने जो है अवेलेबल हो जाती है. 1 अक्टूबर के बाद जो है आपकी 2B जो है ड्राफ्टेड होगी. फाइनल तभी मानी जाएगी जब आप IMS में कोई एक्शन ले लेते हैं. However, the recipient will free to take action, accept, reject or keep it pending after generation 2B till the filing of GSTR 3B. 3B फाइल करने से पहले जो है आप उसमें एक्शन कर सकते हैं.
अगर आपने कुछ अमेंडमेंट करी है उन बिल में तो आपको उसको रिकम्प्यूट करना जरूरी है जीएसटीआर 2B को। हाउएवर विल नॉट बी टेक एनी एक्शन after filing GSTR 3B of the same month. It may be noted that the GSTR 3B is filed by the taxpayer. GSTR 2B for the subsequent month will not be generated. यानी कि अगर आपने GSTR 3B previous month की फाइल नहीं की है तो करंट मंथ की नेक्स्ट मंथ की जो है आपकी GSTR 2B आपके लिए ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी। इसलिए हमारे को कुछ पॉइंट्स क्लियर करे हैं, आप एक्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया है तो वो आपके डीम एक्सेप्टेड माने जाएंगे और 2B में आपके जो है जनरेट हो जाएंगे। अगर आपने एक्सेप्ट किए हैं तो ये सारे एक्सेप्ट मान लिए जाएंगे। कोई अगर आपने इनवॉइस रिजेक्ट किया है तो वो आपका 2B का पार्ट नहीं होगा। अगर आपने कोई पेंडिंग किया है तो वो आपका 2B कंसिडर नहीं किया जाए, लेकिन आपके IMS में वो रहेगा ताकि आप फ्यूचर मंथ में उसको ITC क्लेम कर सके। यहाँ पे इन्होंने कहा दिस फंक्शनैलिटी इज अ फैसिलिटेशन ऑफ द टैक्सपेयर विल नॉट add any compliance burden on the taxpayer. No action record shall be considered as deemed accepted and the taxpayer intervention only will be required in case of record to be needed to be rejected or keep pending. अगर मान लीजिए आपके IMS में अगर आपने किसी भी तरह को चेंजेस नहीं किए हैं तो आपको उस पर कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके डीम एक्सेप्टेड माने जाएंगे। जो रिकॉर्ड्स आपके IMS के डैशबोर्ड पर आ रहे हैं, अगर आपको उसमें कुछ रिजेक्टेड है या आपको उसको कुछ पेंडिंग में छोड़ना है तभी आपको उसका कंप्लायंसेस करने की जरूरत है। QRMP स्कीम के लिए QRMP स्कीम वाले जो है GSTR 3B मंथली फाइल करते हैं तो मंथ 1 और मंथ 2 में उनका जो है जनरेट नहीं होगा, क्वार्टरली बेसिस पर ही इनका जो है एप्लीकेबल माना जाएगा। अब क्या क्या इसके फ्लो रहेंगे, आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, पेंडिंग करना है। अब किन किन केसेस पे जो है पेंडिंग का आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल क्रेडिट नोट के में अपवर्ड अमेंडमेंट यहाँ पे वो क्रेडिट नोट में इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्शन टेकन बाय द रेसिपिएंट ऑन द ओरिजिनल क्रेडिट नोट। डाउनवर्ड अमेंडमेंट है आपके कोई क्रेडिट नोट में तो आप इफ द ओरिजिनल क्रेडिट नोट वाज रिजेक्टेड बाय द टैक्सपेयर रेसिपिएंट। अब आपकी कोई डाउनवर्ड अमेंडमेंट है कुछ डेबिट नोट में तो वो आपको यहाँ पर चेक करना है, उस केस में नहीं होगा। इस तरह का इंटरफेस आपका यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर नो एक्शन है, एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है या पेंडिंग है, इस तरह का इंटरफेस आपके लिए रहेगा IMS का। अब की पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं हमारे IMS के। डीम्ड एक्सेप्टेड है at the time of deemed accepted at the time of GSTR 2B generation, a record will be considered as deemed accepted if no action is taken in record of IMS. अगर आपने IMS में कोई भी एक्शन नहीं लिया है तो आपके डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे और वो सभी डिटेल्स जो है आपके 2B में जनरेट हो जाएंगी। It is mandatory to recompute GSTR 2B from IMS dashboard in case any change in action already taken on concerned record or any action taken after 14th of the month of date of generation of drafted GSTR 2B. अगर 2B जो ड्राफ्ट हो गया है उसमें कुछ चेंजेस हैं तो आपको अपनी 2B को जो है रिकम्प्यूट करना जरूरी है। The following supply will not go to IMS will be directly populate in GSTR 3B. अगर RCM की कुछ लाइबिलिटीज हैं तो वो आपकी ऑटो पॉपुलेट होंगी, वो आपको देखनी है, IMS में नहीं रहने वाली हैं। अगर कोई supplies where the ITC is not eligible due to section 16(4) of CGST Act on account of POS rule की वजह से कुछ चेंजेस हैं तो वो आपके जो है IMS में नहीं रह जाने वाले हैं रिकॉर्ड्स। All the accepted, deemed accepted, rejected record will move out from IMS dashboard after filing of GSTR 3B. यानी कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिए या रिजेक्ट कर लिए तो वो आपके GSTR 2B का पार्ट नहीं रहने वाले हैं और IMS के डैशबोर्ड से वो बाहर हो जाएंगे। अगर आपने कोई रिकॉर्ड पेंडिंग कर रखे हैं, पेंडिंग रिकॉर्ड विल रिमेन ऑन IMS डैशबोर्ड
एंड दीज रिकॉर्ड कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इन फ्यूचर मंथ। जो भी आपने आईएमएस में जो भी आपकी इनवॉइसेस डिटेल आ रही है जो आपने पेंडिंग में रखी थी वो आपके हमेशा आईएमएस के फोल्डर में के डैशबोर्ड में रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं। If any change made in record invoice filing before GSTR 1 or the IFF by the supplier will reset their record of status of recipient IMS dashboard. Major change, point number most important, GSTR 2B will be sequential now. That is, system will generate 2B of the return period only if GSTR 3B of the previous period is filed. अगर आपकी प्रीवियस मंथ की रिटर्न फाइल है तभी आपकी जो है 2B जनरेट होगी, अदरवाइज 2B जनरेट नहीं होगी। पॉइंट नंबर 10 में कहता है द लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर विल बी इंक्रीज इन GSTR 3B for the subsequent tax period for the invoice record which has been rejected by the recipient in IMS of the following transaction। ये ट्रांजेक्शन आपकी अब लायबिलिटीज बन जाएंगी अगर सप्लाई रेसिपिएंट ने जो है रिजेक्ट कर दिए हैं। ओरिजिनल क्रेडिट नोट वाज रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट, कुछ अमेंडमेंट है आपकी क्रेडिट नोट में that is rejected by the recipient irrespective of the action taken by the recipient on the original credit note। कुछ डाउनवर्ड अमेंडमेंट करी है आपने क्रेडिट नोट में जो कि रेसिपिएंट ने रिजेक्ट की थी तो भी आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी। डाउनवर्ड अमेंडमेंट इन इनवॉइस डेबिट नोट रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट वेयर ओरिजिनल इनवॉइस और डेबिट नोट वाज एक्सेप्टेड बाय हिम रिस्पेक्टिव GSTR 3B हैज बीन ऑलरेडी फाइल्ड। बहुत ही जो है अच्छी फंक्शनलिटी टैक्स पेयर के लिए लाई जा रही है ताकि वो अपने इन्वॉइसेस को चेक कर पाएं। फ्रेंड्स, ये अभी हमारे पास एडवाइजरी आई है और एडवाइजरी के हिसाब से ही हमने आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे ही ये जीएसटी पोर्टल पर एक्टिव हो जाएगी तभी भी मैं आपके साथ इसके लिए वीडियो लेके आऊंगी और GSTR 1A क्या है उसकी डिटेल वीडियो मैं आई बटन पर लिंक कर दूंगी। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको रेलिवेंट लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।